अभी कुछ दिनों पहले हम लोग दस्तक ग्रुप के सभी लोग बात कर रहे थे और हम अपनी 20 साल पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे, लेकिन हमने उन यादों को ताज़ा करते समय कभी ये नहीं सोचा था कि अचानक हम लोग ये सुनेंगे कि हरेंद्र हमारे बीच में नहीं है। हरेंद्र की भी बहुत सारी उस समय जो दस्तक के गतिविधियों की यादें थी, उनको भी कई अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों ने चर्चा की थी, पर अचानक से हमें यह सुनने का मिलेगा, इसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और बिल्कुल भी हमने कभी ये नहीं सोचा था। और निश्चित रूप से हरेंद्र हमारे बीच नहीं है, ऐसा विश्वास अभी हमें नहीं हो रहा है, क्योंकि हरेंद्र की कोई जाने की उम्र नहीं थी और जिस तरह से वो एक मस्त मन मौला और एक बहुत ही बेफिक्र तरह का इंसान था, उसमें कभी हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई उसको ऐसी परेशानी होगी, कोई ऐसा तनाव होगा या उसको कठिनाई होगी। जिस तरह से वो बड़ा एक सादा और सरल जीवन जीने वाला व्यक्ति था, उसमें ये उम्मीद हमें कतई नहीं थी। तो हरेंद्र निश्चित रूप से हम सबको दुखी कर गया। हरेंद्र की बहुत सारी यादें हैं जो आज भी बिल्कुल ज़िंदा हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि हरेंद्र अभी यहीं कहीं हमारे आसपास घूम रहा है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है बहुत सारे उसके सहपाठियों ने और बहुत सारे उसके जो साथ में रहने थे, जैसे खासतौर से अग्रहरी, उन्होंने अपने विचार यहाँ, शशि ने अपने विचार यहाँ रखे। और मुझे भी अच्छी तरह याद है कि हरेंद्र की जो पहचान थी, जिसका सभी ने यहाँ उल्लेख किया कि बहुत ही अध्ययनशील था, पढ़ने लिखने का उसको बड़ा शौक़ था और बड़ी गहराई में जाता था और बड़े जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे, समसामयिक विषय थे और अखबारों में उस समय जो चर्चा के मुद्दे हुआ करते थे, उनको बड़ी गहराई से पढ़ता था और बड़ी मैगजीन्स वो पढ़ता था और सभी तरह की गंभीर मैगजीन, बच्चों की मैगजीन, मतलब सरल से लेकर कठिन तक जो विषयों की जो चर्चा पत्र पत्रिकाओं में होती थी, वो सभी तरह की पत्र पत्रिकाओं को, सभी तरह के अखबारों को पढ़ने का शौक़ उसे था और हर विषय की गहराई में वो जाता था। और कई बार मैंने देखा कि वो विषयों को बहुत ही अलग ढंग से और नए ढंग से देखता था। तो मुझे भी कई बार आश्चर्य होता था कि ये कब इस तरह से गहराई के साथ इन विषयों पर सोच लेता है, इन विषयों पर कभी चिंतन और मनन कर लेता है। मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता था। और मुझे अभी बिल्कुल याद आ रहा है कि जब हम E228 में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट हुआ करता था, हालांकि वो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का विद्यार्थी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमसे बहुत जुड़ा हुआ था और बहुत ही नियमित तौर पर उसका आना जाना मेरे पास था। और वो आकर बिल्कुल बड़े धीरे धीरे चलते चलते आता था। मुझे आज भी उसके उन कदमों की चाल याद आती है और बड़े धीरे से आकर और बड़े गंभीर शैली में, गंभीर मुद्रा में किसी विषय को एकदम से सामने रखता था कि सर ये विषय है, आपकी जानकारी में आया क्या, सर ये विषय आपको पता चला क्या। बड़े धीरे से ऐसे रखता था और मैं समझ जाता था कि अब इस पर ये गंभीर रूप से कोई चिंतन मनन करके और बड़ा अध्ययन करके आया है। तो मुझे लगता था कि अब इसके साथ जब मैं बैठूं तो पूरी बेफिक्री के साथ बैठूं और मेरी इच्छा होती थी कि सब लोगों को अलग कर दूं, सारे कामों से निवृत्त हो जाऊं और तसल्ली से इसकी बात सुनूं, क्योंकि वो बहुत गंभीरता के साथ बात करेगा और उसके विषय के अलग अलग पहलुओं पर वो चर्चा करेगा। मैं बिल्कुल उसकी आदत से वाकिफ़ था, तो मुझे लगता था कि इसके साथ बैठ के सुनूं इसकी बातों को। उसके साथ बात करने का मन कम होता था, उसको सुनने का मन ज़्यादा होता था कि जब वो बोल रहा है आप उसको सुनते रहिए, उसको धारा प्रवाह, वो अपने विचार अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग ढंग से, और फिर बीच बीच में ये भी बताता चलता था कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। कभी कभी अपने सहपाठियों की बात भी करता था कि देखिए सर वो इस विषय पर ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ठीक है, मुझे तो नहीं लगता है कि ये ठीक है। इस तरह से वो बात भी करता था। तो उसमें एक और जिसको हम कभी कभी कहते हैं वैल्यू एडिशन जैसा उसमें हो जाया करता था। तो वो बहुत मुझे अच्छा लगता था और बड़ा सहज सरल रहता था और बड़ा धीरे धीरे उसका एकदम से, और कभी भी अचानक उसका कोई टाइम तय नहीं होता था कि कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। जब भी उसका कभी मन होता था वो टहलते हुए चुपचाप चला आता था और आकर बातचीत करने लगता था। कभी कभी लाइब्रेरी में भी वो मिल जाता था। बीच में वो जब पढ़ाई उसकी पूरी हो गई, चला गया, तो एक दो बार भोपाल भी आया, तब भी वो मिलने के लिए आया। तो उसका वही अंदाज, वही उसकी शैली हुआ करती थी बातचीत करने की। और कईयों बार जो उनके सहपाठियों के साथ उनकी जो
थोड़ी नोकझोंक हुआ करती थी, जो कि विद्यार्थी जीवन में होती है। और चूँकि अग्रहरि जी के साथ रहता था वो, तो उनकी अग्रहरि के बीच में जो नोकझोंक हुआ करती थी, उसकी भी जिक्र अक्सर आके वो किया करता था कि सर देखिए वो नाराज़ हो जाते हैं, वो मुझसे इस तरह से नाराज़ हो गए, सर देखिए इस बात पर नाराज़ हो गए, मैंने क्या गलत कहा था। तो ये भी आके वो कई बार शेयर करता था, और कई बार मैं हंसता भी था उसकी बातों पर कि अरे छोड़ो हरेंद्र, इन सब बातों पे तुम्हारे सब मित्र हैं, तुम्हारे सब शुभचिंतक हैं, तुम इनकी बातों को बुरा मत माना करो, सब अच्छे ढंग से इसको लिया करो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और अक्सर दूसरे लोग भी उसके बारे में आके बताया करते थे कि सर वो हरेंद्र ने इस तरह से कहा, हरेंद्र इस तरह से बोल रहे थे, हरेंद्र की इस विषय पर ये राय है, वो आके चर्चा करते थे। और शायद हरेंद्र जी सर देखिए इस तरह से देख रहे हैं, आपको क्या ठीक लग रहा है। तो कई बार वो अनुपस्थिति में भी उसके विषयों पर चर्चा शुरू हो जाती थी। ये एक और बड़ी अलग ढंग की बात थी कि उस विषय पर अलग अलग ढंग से, अलग अलग उसकी उपस्थिति में भी बातचीत हो रही है, उसकी अनुपस्थिति में भी बातचीत हो रही है। कई बार हरेंद्र स्वयं जो है विद्यार्थियों के बीच में, उसके सहपाठियों के बीच में चर्चा का विषय होता था, और उसकी अनुपस्थिति में आकर उसके कार्यशैली के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, उसके तौर तरीकों के बारे में, उसके अंदाज के बारे में उसके सहपाठी आकर बात करते थे। और एक बड़ा अच्छा लगता था। और उसका जो एक जिसको कहें कि इसको मस्त मौला जो उसका जीवन था, मस्त मौला अंदाज। और कई बार मुझे ये भी आश्चर्य होता था कि जो इतना बेफिक्री से जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, जो बिल्कुल सहज भाव से, जिसको मैं कहूँ कि एक तरह से साधु या संत भाव का जो जीवन वो जीता था, और उस जीवन जीने वाले व्यक्ति को क्या तनाव हो सकता है। उसको अगर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जैसी चीज़, हम बोलते हैं कि ये तो तनाव के कारण होती हैं, या जो जिनका खान पान इस तरह से गड़बड़ होता है, उनको ही बीमारियां पकड़ती हैं। पर मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि हरेंद्र को ये बीमारियां किस तरह से पकड़ी, और एक साधु और संत की तरह जीवन जीने वाला व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो या उस तरह के तनाव में वो जी रहा हो। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव हो सकता है, कहीं कहाँ चूक हुई, कहाँ गड़बड़ हुई। ये निश्चित रूप से एक जिज्ञासा का विषय रहा है। लेकिन जिस तरह से वो अंतिम समय में, क्योंकि मैं उससे फेसबुक पर भी जुड़ा हुआ था, और फेसबुक पर जिस तरह से पोस्ट करता था, वो बड़े गंभीर ढंग से बात करता था, गंभीर विचार वो फेसबुक के माध्यम से रखता था। और कई बार उसके एक या दो लाइन में जो वो बात कहता था, कई बार वो सोचने के लिए मजबूर करती थी। और मुझे अभी याद आ रहा था कि हाल ही में जो कुछ उसने फेसबुक पर पोस्ट किया था, उनको मैं अगर याद कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद कहीं उसके मन में तनाव या निराशा का भाव तो था। क्योंकि जिस तरह के पोस्ट उसके ख़ास तौर से जो 29 मई 31 मई को जो उसने एक गाना जो है फेसबुक पर शेयर किया था कि कब तक ये मन के अंधेरे छलेंगे, जो एक बड़ा दुख भरा गाना है अमोल पालेकर, और उनको हम लोग जानते हैं। वो गाना उसने शेयर किया था। उसने किसी ने एक पोस्ट किया था, उसको उसने शेयर किया था उसको कि ऐसा लगता है कि जो महामारी है उसके सामने जो है बाकी सभी बीमारियां जो है छुट्टी पर चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा था कि शायद जो बाकी बीमारियों की कोई चिंता नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी कुछ परेशान था, और शायद वो इस लॉकडाउन के पीरियड में वो शायद डॉक्टरों से संपर्क नहीं कर पा रहा था, या अस्पताल नहीं जा पा रहा था, या अपने बेहतर इलाज अपना नहीं करा पा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं था। ये भी कहीं ना कहीं एक मन में एक अंदेशा होता है। और जिस तरह से उसने एक पोस्ट में लिखा था कि अगर आपके मन में अगर मानवीयता और करुणा का भाव नहीं है तो आप इंसान नहीं हैं, ये जो सोच है, ये कहीं ना कहीं वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं किसी मानवीयता और करुणा की अपेक्षा वो अपने आसपास जो लोग थे, समाज के जो लोग थे, उस समय जो इर्द गिर्द उसके लोग थे, कहीं उनसे तो वो अपेक्षा नहीं कर रहा था। और एक बार उसने ये भी लिखा कि बीमार को लोग बीमार अगर ना माने तो ये महामारी का लॉकडाउन है। तो कहीं ना कहीं मतलब इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो बीमार था, और शायद उसकी देखभाल या उसकी चिंता वो खुद भी नहीं कर पा रहा था, और शायद कहीं वो आसपास के लोगों को भी शायद वो नहीं समझा पाया। और ये इस वजह से जो है वो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि कहीं, मुझे लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत हुई है। अगर शायद कोई आसपास के जो लोग थे उसकी बात को समझ पाते तो शायद वो निश्चित रूप से शायद वो इलाज उसको मिल पाता, समय पर शायद इलाज मिल पाता, और शायद वो इस तरह से अचानक से असमय हमारे बीच से
न जाता। लेकिन हरेंद्र जैसे लोग वो हमेशा याद रहते हैं, एक चिरस्थायी स्मृतियाँ अपनी जो है वो छोड़ जाते हैं। और दूसरा, उनकी जो जीवन शैली है वो लगातार आपको सीखने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा देती है, क्योंकि जिस तरह से उसका एक सादा जीवन था, कई लोगों ने यहाँ अभी उनके मित्रों ने अपने विचार जो साझा कर रहे थे उन्होंने ये बात यहाँ रखी भी कि जिस तरह से वो शर्ट को हमेशा पहन के ऊपर ही पहनता था, कभी शर्ट इन नहीं करता था अपने उस दौर में, हमेशा वो अपनी उम्र से अधिक परिपक्वता उसके विचारों में, उसके बातचीत में दिखाई देती थी, और हमेशा वो अपनी उम्र से बड़े लोगों की तरह बात करता हुआ दिखाई देता था। और यही वजह है कि उसको बाबा कहकर उसके जो सहपाठी थे, उसके जो साथ के लोग थे, वो उसको पुकारते थे। और कहीं ना कहीं वो, मुझे जहाँ तक याद है कि वो सुधीश पचौरी जी को जो है बहुत पढ़ता था। सुधीश पचौरी को पढ़ने का मतलब इतना उनको पसंद करता था कि मैं देखता हूँ कि अभी भी वो फेसबुक पर सुधीश पचौरी के जो लेख वगैरह आते थे उनको भी वो लगातार अभी तक शेयर करता था। मुझे अभी याद है कि सुधीश पचौरी का एक लेख छपा था ट्विटर पर, गदर, उसने वो शेयर किया था कि किस तरह से ट्विटर पर कम शब्दों में लोग जो है अपनी बात कहते हैं और एक विवाद करके और तू में करके छोड़ के चले जाते हैं। वो लेख उसने शेयर किया था। और सुधीश पचौरी के लेखों वो अपने विद्यार्थी जीवन से पढ़ता था, उनको बड़ा कटिंग करके सहेज के रखता था। हालांकि मैं तो कभी उसके कमरे पर जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो उसके सहपाठी थे, अग्रहरी वगैरह, सब लोग बताते थे कि वो सुबह से सारे अखबारों को, मैगजीन्स को पढ़ता है, उनकी कटिंग्स वगैरह काट के उसकी फाइलें बनाता है। यानी वो रेफरेंस जो एक हम बोलते हैं, एक पत्रकार का, एक लेखक का, या एक अध्ययनशील व्यक्ति का, या एक शिक्षक का जो भाव होता है, कि वो उसमें शुरू से था कि उनकी रेफरेंस तैयार कर रखना, कटिंग तैयार करना, फाइल उसकी बना कर रखना। तो वो लगातार इसमें रुचि लेता था और बड़ी तल्लीनता के साथ उसको काम करता था। उसके साथ के लोग बताते थे कि दोपहर तक वो इस काम को सुबह से लेके करता था और पढ़ता था, और बिल्कुल जब पूरा कन्फर्म, और मैंने कई बार देखा कि वो एक नई दृष्टि लेकर किसी भी विषय पर आता था। और जब भी मैं देखता था मुझे लगा कि इसने इस विषय पर इस ढंग से सोचा, और लोग क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, हमारा ध्यान क्यों इस दृष्टि से इस विषय को समझने पर नहीं गया। बिल्कुल एक अलग दृष्टि। और कई बार उसके तर्क ऐसे होते थे कि उन तर्कों का जवाब देना आपके लिए मुश्किल होता था। कई बार ऐसा लगता था कि नहीं, बात तो बहुत सही कह रहा है, इसका कोई काट हमें समझ में नहीं आ रही है, और इस विषय को इस ढंग से देखना चाहिए हमें, और इस दृष्टि से देखते हैं तो बाकी जो सारे लोग कह रहे हैं वो शायद गलत दिखाई देते हैं हमें। तो वो बिल्कुल, और मुझे लगता है कि उसके मन में विचार मंथन लगातार चलता रहता था। जब हमें वो शांत दिखाई देता था तब भी शायद वो अंदर से शांत नहीं होता था, अंदर से विषय उसके चलते रहते थे। और जो बड़ा एक, जिसको कहते हैं कि उसका जो एक जीवन था, बड़ा जो एक ग्रामीण जीवन होना, जब भी वो कभी घर जाता था तो घर से जो है वो परिवार के बनाए हुए जो भोज्य पदार्थ थे उनको लेकर आता था, लड्डू इत्यादि। जैसे आमतौर पर होता है कि विद्यार्थी जब घर जाते हैं तो घर से माताजी बहुत सारा सामान, कि भाई बाहर रह रहा है बेटा, तो कभी भूख लगे, कभी कोई खाने की दिक्कत हो, तो इसमें से थोड़ा बहुत हो। जो चिवड़ा की बात है तो वो उसको बड़े पसंद थे, और वो लोगों को, और भी लोगों को सिखाता था इस तरह से। और कई बार मुझे भी लेके आ जाता था, बोले सर ये लीजिए, आपके लिए मैं लेके आया हूँ, और इसको आप चखिए, इसको देखिए। और बड़े प्रेम से, बड़े मन से, और उसमें कहीं भी कोई ऐसा भाव नहीं होता था कि कहीं कोई स्वार्थ छिपा हुआ है, या कहीं कोई उसमें, और बिल्कुल एकदम जो एक पूरा प्रेम का और एक आत्मीयता का जो भाव होता था, और बड़ी तल्लीनता से वो चाहता था कि हम उसके सामने ही बैठ के उसको खाएं, और उसके स्वाद के बारे में और उन सबके बारे में चर्चा करता था, और पूछता था कि आपको कैसा लगा। और फिर कभी कभी और जब बड़ा अच्छा लगता था कि जब वो उसको बताने लगता था कि कैसे बनता है ये, इसमें क्या क्या डला होता है, कैसे बनाते हैं, हमारी मम्मी इसको कैसे बनाती है, कैसे तैयार करती है, या घर के लोग कैसे बनाते हैं। जब ये बताने लगता था तो और भी उसका स्वाद बढ़ जाता था। उसकी आत्मीयता, उसके प्रेम की वजह से जो स्वाद था वो उस स्वाद में और दुगना इजाफा कर देता था जब उसकी वो पूरी रेसिपी बताता था कि कैसे बनता। और यही अगर रेसिपी है तो दूसरे लोग कैसे बनाते हैं और हमारे घर में कैसे बनता है, और हमारे घर में किस तरह से इसमें अलग है,
कुछ नया है, ये जब वो शेयर करता था तो कई बार आपका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता था, कई बार आपको दूसरे जो राज्यों का कल्चर है, संस्कृति है, बहुत सारे अपने रीति रिवाजों के बारे में वो बात करता था, चर्चा करता था। कई बार भाषा के बारे में बहुत बात करता था वाकई, क्योंकि वो तो बाद में हिंदी का शिक्षक भी वो बना, लेकिन बराबर भाषा की चिंता उसको प्रारंभ से रहती थी। और वो जब पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र पढ़ता था तो उसका मैंने देखा कि उसमें भाषा की दृष्टि से भी वो उनको देखता था और उनकी चर्चा वो करता था। और लगभग मैं देखता हूँ कि वो हर ग्रुप में शामिल रहता था, वो कोशिश करता था कि सभी तरह के, कई बार मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी आमतौर पे जो अपने जो विचारों से मेल खाने वाला जो समूह है उनके साथ में ही उठना बैठना वो पसंद करता है, आमतौर पे अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ ही उठना बैठना वो पसंद करता है। लेकिन मैं देखता था कि वो लगभग सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ उसका मेल जोल था, सभी तरह के समूह के साथ उसका उठना बैठना था, और कुछ ना कुछ बात, और उसके अंदर कोई शर्म संकोच जैसी चीज़ नहीं थी। उसको जो कहना है उसको कहना है, वो जाता था लोगों के बीच में खड़े होकर अपनी बात कहता था। अगर लोग उसकी बात को सुन रहे हैं ठीक है, नहीं सुन रहे हैं तो अपनी बात कहने में वो कोई परहेज नहीं करता था। तो ये एक उसके अंदर एक और बड़ी सहजता से कहता था, ऐसा नहीं कि कोई बहुत जोर जबरदस्ती के साथ, कोई बहुत दबाव के साथ अपनी बात को रख रहा, बड़ी सहजता के साथ धीरे धीरे से और अनायास ही वो अपना ध्यान आकर्षित कर लेता था। लोग उसको सुनने लगते थे, उसकी बात पर ध्यान देने लगते थे, और कुछ एक दो बातें, एक दो इन्फॉर्मेशन उसकी ऐसी नई होती थी कि लोगों का ध्यान चला जाता था उसके पास। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जीवन भर याद रहते हैं। हरेंद्र हमें जीवन भर याद रहेगा, हरेंद्र को कभी हम भुला नहीं पाएंगे। हरेंद्र के मित्रों के बीच में उसका जो प्यार है, उसकी जो आत्मीयता थी, वो आज जिस तरह से लोगों ने अपने विचार यहाँ रखे हैं वो अलग दिखाई देते हैं। और हम जीवन में बड़े लोगों के बारे में, सेलिब्रिटीज़ के बारे में, जो जीवन में बड़े पद पर पहुँचते हैं, उनके बारे में तो हम बहुत कुछ चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे दस्तक परिवार की, हमारे जो दस्तक परिवार के जो सब साथी हैं, उनकी यही विशेषता है कि वो अपने लोगों को, अपने बीच के लोगों को, उनके बीच का जो प्यार है, उनके बीच का जो प्रेम है, और उनसे जो जीवन में उन्होंने सीखा है उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको समाज को देने की कोशिश करते हैं। ये हमारे इस दस्तक परिवार की विशेषता है, और यही विशेषता है कि हम विनय तरुण को भी उसी शिद्दत से याद करते हैं, उसी शिद्दत के साथ हम आज हरेंद्र को भी यहाँ याद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब हम देखते हैं तो कई बड़े बड़े जो लोग हैं जिनको हम सो कॉल्ड चर्चित बड़े पदों पर मानते हैं, और उनसे ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रेरणादायी जीवन ये लोग अपनी अल्पायु में, विनय हों, हरेंद्र हों, इस तरह के लोग अपने अल्पायु में प्रेरणादायी जीवन ये जी कर चले गए, और हमारे लिए बहुत सारे संदेश, बहुत सारी सीख हमारे लिए छोड़ के चले गए, और बहुत सारी प्रेरणा हमें देकर ये हमारे बीच से चले गए हैं। इन्हें हम कभी नहीं भूलेंगे। और इन्होंने कम उम्र में जो अपना जीवन जिया है, जो एक जिस तरह का ये कहते हैं कि एक अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना, और हमेशा दूसरों की चिंता करना, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, और हमेशा दूसरों को कुछ ना कुछ ऐसा विचार दे देना जो उन्हें जीवन भर याद रहे, जीवन भर उनकी प्रेरणा बना रहे, और कुछ ना कुछ उनको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता रहे। इस तरह का जीवन हरेंद्र ने भी जिया, और हम सब के बीच में हरेंद्र पिछले 20 वर्षों से जिंदा था। लगातार हम लोग उससे बात करते थे लगातार, और आने वाले समय में ताउम्र हरेंद्र हमारे बीच में जीवित रहेगा, हमें प्रेरणा देता रहेगा। हमें जीवन जीना ऐसे लोगों से सीखना चाहिए, और साथ ही साथ हमें इन बातों पर भी सोचना चाहिए कि उनने अपने जीवन जीने का जो अंदाज़ हमें सिखाया वो तो हमारे लिए प्रेरणादायी है, लेकिन हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि इस तरह की जो महामारी हैं, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, ये कैसे व्यक्ति को निराशा की तरफ धकेल देती हैं। इनसे कैसे बचा जाए, कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे लोग इनकी चिंता हो, इस पर भी शायद हमें लगता है हमारे दस्तक परिवार को विचार करना चाहिए, और कैसे हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हमारा दायित्व है कि इस तरह से जो कठिनाइयाँ आती हैं, ये कठिनाई एक महामारी के दौरान पहली बार हमने इसका सामना किया, तो बहुत सारी चीज़ें अनपेक्षित थीं जिनको हम नहीं जानते थे कि इस तरह की कठिनाइयाँ कभी आ सकती हैं, इस तरह से आ सकती हैं। लेकिन इस महामारी के दौरान जो कठिनाइयाँ आई, उनने हमें बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित किया, और इसने हमें इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि हम आने वाले समय में इस तरह की चीज़ों को कैसे एंटिसिपेट करें, कैसे उनका अनुमान लगाएं, और शायद हमें इस बात के लिए भी कि हमें ऐसे दौर में अपने परिवारजन, अपने मित्र,
अपने करीबी, अपने जो आत्मीय हैं उनसे लगातार और ज़्यादा करीब होकर जुड़ना चाहिए, उनसे लगातार संपर्क रहना चाहिए, लगातार उनको समझने की कोशिश करते रहना चाहिए और उनके सुख दुख को, दुख दर्द को बांटने की हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, कई बार हमारे जो नज़दीकी लोगों को समझा नहीं पाते हैं, तो शायद अब हमें ये भी क्षमता विकसित करनी चाहिए कि हम उनमें जो उनके संदेश हैं, उसने मुझे याद आया कि फेसबुक पर कुछ दिन पहले उसने हरेंद्र ने लिखा था कि दुख का समय है, ये भी कट जाएगा। इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए कि कहीं ना कहीं जो है वो ये देख रहा था कि परेशानी है, ये भी कट जाएगा। लेकिन शायद हो सकता है कि वो अपनी बात कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि वो लॉकडाउन के संदर्भ में बात कर रहा हो। कई बार ये भी होता है कि हम बातों को, अर्थों को समझ नहीं पाते हैं कि लॉकडाउन से लोग परेशान थे और लॉकडाउन के कारण लोगों के अंदर एक इरिटेशन की भावना पैदा हो रही थी, एक दिक्कत हो रही थी। तो शायद वो लोगों को, तो कई बार हम ये समझते हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, दुख का समय है, कट जाएगा, ये भी नहीं रुकेगा, तो शायद वो उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि शायद वो कहीं अपने दुख की बात तो नहीं कर रहा था, वो दुखी था और परेशान था और शायद वो उस लॉकडाउन में और इस सब चीज़ें रुकी हुई थी, उस बीच में शायद वो किसी से कह नहीं पा रहा था या उसके लिए कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था। दोनों ही बातें हैं, पर अब हमें लग रहा है कि हमें समझना चाहिए कि शायद ये क्षमता अपने अंदर विकसित करनी चाहिए कि हम किस तरह से इन चीज़ों को समझें, अपने मित्रों के और ज़्यादा करीब रहें, अपने मित्रों को और ज़्यादा लगातार समझते रहें, उनको समझाते रहें, ढाढ़स बंधाते रहें। क्योंकि अभी तो ये लॉकडाउन का पीरियड समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो हम जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि आने वाला समय और विपत्ति भरा होगा। अभी तो हम बात कर रहे थे कि हम कोरोना से लड़ेंगे, उस पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे मानसिक रूप से इस बात के लिए समाज तैयार होने लगा है कि हमें कोरोना के साथ ही रहना है, कोरोना के साथ ही जीना है, लेकिन सावधानियां रखनी हैं और अपने मित्रों के, अपने सहयोगियों को समझना है, उनको भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है। तो हमें लगता है कि इन सब बातों पर और हमें कहीं ना कहीं अब ध्यान देने की आवश्यकता है। और हरेंद्र को मैं एक बार फिर से उसको नमन करता हूं और हरेंद्र हमारे बीच में हमेशा रहेगा, हमको हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन दुख के समय में ईश्वर हरेंद्र के परिवारजनों को जो है इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर उनको श्रेष्ठ स्थान दे और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और हरेंद्र, हमेशा हम आपको याद रखेंगे और आप हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे और आप मित्रों के बीच में हमेशा जीवित रहेंगे।